आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर a lecture on the subject human resource management for the student of MCOM and MBA, and the topic of today's lecture is recruitment। रिक्रूटमेंट जैसा कि हम लोग जानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे, रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। According to Hallett, it is with people the quality performance really begins and ends। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि इट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन बीइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग्स को लाना। अगर देखा जाए तो रिक्रूटमेंट मीन्स फिलिंग द वैकेंट पोस्ट विथ मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट, ताकि क्वालिटी परफॉर्मेंस मेंटेन किया जा सके। रॉबर्ट हेलर के अनुसार देखा जाए तो इफ पीपल ऑफ पुअर कैलिबर आर हायर्ड, नथिंग मच एल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड एंड ग्राहम्स लॉ विल वर्क। बैड पीपल विल ड्राइव आउट द गुड पीपल और कॉज देम टू डिटोरिएट। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड ऑन राइट जॉब, इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं करते हैं और कोई पुअर कैलिबर का पीपल को अपॉइंट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन डिटोरिएट होगा, वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेगा। यहाँ पे ग्राहम्स का एक लॉ है कि बैड मनी टेंड्स गुड मनी आउट ऑफ मार्केट। तो उसी तरह से बैड पीपल जो है वो गुड पीपल को बिजनेस से बाहर कर देंगे। तो ये चीजें यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी हम रिक्रूटमेंट करें तो राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड ऑन राइट जॉब। इसलिए ऐसा कहा जाता है रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इज डिस्कवरिंग पोटेंशियल कैंडिडेट, सही कैंडिडेट फॉर एक्चुअल और एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसी। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है या होने वाली है, उस वैकेंसी के अगेंस्ट में सही व्यक्ति का चुनाव करना ही रिक्रूटमेंट है। दूसरे पर्सपेक्टिव के अनुसार देखा जाए तो इट इज अ लिंकिंग एक्टिविटी ब्रिंगिंग टुगेदर दोज विथ जॉब्स टू फिल एंड दोज सीकिंग जॉब्स। दूसरे व्यू से देखा जाए तो रिक्रूटमेंट क्या है, एक ब्रिज का काम करता है। जिनको नौकरी चाहिए, यानी जो नौकरी खोज रहे हैं, और जिनको नौकरी पे लोगों को रखना है, उनके बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करता है। डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर आर वेरियस डेफिनेशंस। उससे पहले हम लोग देखते हैं रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट फॉर्म्स ए स्टेप इन द प्रोग्रेस विच कंटिन्यूज with the selection and ceases with the placement of the candidate. It is the next step of the procurement function. The first being the manpower planning. Recruitment makes it possible to acquire the number and types of people necessary to ensure the continued operation of the organization. Recruiting is the discovering of potential applicant for actual or anticipated organizational vacancy। तो जो वैकेंसी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली है या है, उस पे एक्चुअल, उस पे पोटेंशियल मीन्स राइट पर्सन का चुनाव करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हम लोग प्रोसेस करते हैं। जैसे सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, मैन पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट में हम लोग देखते हैं कितने वर्कर्स को रिक्रूट करना है, कितने टाइप्स ऑफ वर्कर्स को रिक्रूट करना है। तो दिस आर द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। According to Edwin B. Flifo, recruitment is the process of searching for,
prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. तो एडविन बी फिलिप्पो के अनुसार देखा जाए तो रिक्रूटमेंट क्या है? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, जो मेरे लिए वैसे एम्प्लॉय जो मेरे जॉब के लिए सूट करते हैं, वैसे एम्प्लॉय को बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय का सर्च करना, और साथ में स्टिमुलेट करना उनको कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट पोस्ट है उसके अगेंस्ट में अपना जॉब एप्लीकेशन फिलअप करें. अकॉर्डिंग टू डेल योर्डर, recruiting is a process to discover the sources of manpower. मैन पावर का जो सोर्स है उसको पता लगाना. टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफिंग शेड्यूल, जो स्टाफ का जो वर्कर्स की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में उसका रिक्वायरमेंट पता करना. एंड टू एम्प्लॉय इफेक्टिव मेजर्स फॉर अट्रैक्टिंग दैट मैन पावर, और कुछ इफेक्टिव मेजर्स को अप्लाई करना जिससे जो मैन पावर है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अट्रैक्ट हो इन एडिक्वेट नंबर टू फैसिलिटेट इफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ एन इफेक्टिव वर्किंग फोर्स. तो जितना ज़्यादा वर्कफोर्स को हम लोग अट्रैक्ट करेंगे, उनको स्टिमुलेट करेंगे कि वो जॉब एप्लीकेशन फिलअप करें, उतना आसान होगा सिलेक्शन का प्रोसेस राइट पर्सन चुनने के लिए. Therefore, recruitment process is concerned with the identification of possible source of human resource supply. कहाँ से हम वर्कर्स लाएंगे वो सोर्स पता करना, और टैपिंग दो सोर्स, उस सोर्स को उस सोर्स को अप्लाई करना. इन टोटल प्रोसेस एक्वायरिंग एंड प्लेसिंग ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टोटलिटी देखा जाए तो कितने लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है उनका एक्वायरमेंट करना और प्लेसमेंट करना. इट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिक्रूटमेंट. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नीड फॉर रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है रिक्रूटमेंट? तो देयर आर वेरियस रीजन, और अकॉर्डिंग टू स्कॉट, क्लोथियर एंड स्प्रिगल के अनुसार अगर हम लोग देखें तो रिक्रूटमेंट का जरूरत इसलिए पड़ता है कि कुछ सिचुएशंस अराइज होते हैं जिसके आधार पे हमको रिक्रूटमेंट चाहिए होता है. वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस. बिजनेस बड़ा हुआ, बिजनेस डाइवर्सिफाई किया, बिजनेस एक्सपैंड किया, तो वैसे सिचुएशन में वैकेंसी क्रिएट होता है, और उस वैकेंसी पे ह्यूमन बींग्स का अपॉइंटमेंट करने के लिए रिक्रूटमेंट जरूरत पड़ता है. कंपिटिटिव एडवांटेज के लिए, एन इंक्रीज इन द कंपिटिटिव एडवांटेज ऑफ सर्टेन कंसर्न इनेबलिंग देम टू गेट मोर अवेलेबल बिजनेस देन फॉरमरली. पहले से ज्यादा अभी हम ज्यादा बिजनेस करेंगे तो हमको वर्कर्स भी ज्यादा चाहिए, इसीलिए हमको रिक्रूटमेंट जरूरी होता है. एन इंक्रीज इन द बिजनेस अराइजिंग फ्रॉम एन अपस्विंग ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड ऑफ द बिजनेस साइकिल. तो बिजनेस साइकिल के अनुसार बिजनेस में वैकेंसीज क्रिएट होते हैं, और उस वैकेंसीज के लिए भी हमको रिक्रूटमेंट चाहिए. वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसफर, प्रमोशन, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ. तो इन सिचुएशन में किसी का ट्रांसफर हो गया तो सीट खाली हो जाता है, प्रमोशन हो गया तो सीट खाली हो गया, रिटायरमेंट हो गया, टर्मिनेशन हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ हो गया. तो ऐसे सिचुएशन में जो वैकेंसी होता है उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए रिक्रूटमेंट की आवश्यकता पड़ती है. द नॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ विच रिक्वायर्स इंक्रीज गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट नीड ऑफ द पीपल. जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगा वैसे वैसे लोगों को गुड्स और सर्विसेज का ज्यादा डिमांड होगा, ज्यादा डिमांड होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो बिजनेस डाइवर्सिफाई करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो वर्कर्स की जरूरत होगी, और वर्कर्स रिक्रूटमेंट के थ्रू फिलअप किए जाएंगे.
राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो नए नए प्रोडक्ट को वो क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करेंगे, डिमांड करेंगे। तो ऐसे में फिर प्रोडक्शन एक्सपेंशन होगा और वैकेंसी क्रिएट होगा, और वैकेंसी को भरने के लिए रिक्रूटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारा रीजंस है, सिचुएशन है जिसके कारण से रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ती है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, रिक्रूटमेंट में हम लोग देखें डिफरेंट स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। इफ सच स्टेप्स आर फॉलोड इन ए सीक्वेंस देन इट इज नोन एज प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पासिस थ्रू द फॉलोइंग स्टेज। पहला है रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगिंस विद पर्सनल डिपार्टमेंट रिसीव रिक्विजिशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। यानी पर्सनल डिपार्टमेंट को जब रिक्विजिशन मिलता है कि इस डिपार्टमेंट में इतने लोगों की जरूरत है, इस डिपार्टमेंट में इतने लोगों का रिक्रूटमेंट करना है, तो यहां से रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। रिक्विजिशन मिलने के बाद द पर्सनल रिक्विजिशन कंटेन्स डिटेल अबाउट द पोजीशन टू बी फिल्ड, कौन सा पोजीशन को भरना है, कितने नंबर्स को रिक्रूट करना है, नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी रिक्रूटेड, क्या ड्यूटीज होगा, द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म, क्वालिफिकेशन क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द कैंडिडेट, टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, एंड द टाइम बाय विच पर्सन शुड अवेलेबल फॉर अपॉइंटमेंट, और कब तक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा। तो ये सारा स्टेप्स जो है, दिस इज द डिफरेंट स्टेप्स एंड दे आर परफॉर्म्ड वन बाय अनदर, देन इट इज नोन एज प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब इतना हमको पता चल जाता है कि रिक्विजिशन बन गया, रिक्विजिशन के बाद हम लोग सोर्सेस का पता लगाते हैं कि कहाँ से हम रिक्वायर्ड नंबर और टाइप ऑफ एम्प्लॉय को ला सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय विथ रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम लोग डेवलपिंग द टेक्निक टू अट्रैक्ट द डिजायर्ड कैंडिडेट, टेक्निक का डेवलपमेंट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना जॉब एप्लीकेशन दे, तो हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। द गुडविल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट में बी वन ऑफ द टेक्निक। गुडविल, पब्लिसिटी, these are the part of good technique to attract the desired candidate. The publicity about the company being a good employer may also help in stimulating candidate to apply. अगर पब्लिसिटी ऐसा है कि कंपनी गुड एम्प्लॉयर है तो वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लाने में हेल्प करेंगे। देयर मे बी अदर अट्रैक्टिव सैलरी होना चाहिए, अदर अट्रैक्टिव सैलरी होना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएटिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इवैल्यूएट करते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। According to Famularo, personal recruitment process involves 5 elements. पहला रिक्रूटमेंट पॉलिसी, दूसरा रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा फोरकास्ट ऑफ मैन पावर, चौथा डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, पांचवा डिफरेंट टेक्निक यूज फॉर यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्सेज एंड a method of assessing the recruitment process. So these are the element which are included in the personal recruitment process. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, डिफरेंट स्टेप्स जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अप्लाई होते हैं उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करेगा तो किस आधार पे करेगा, उसका रूल रेगुलेशन क्या है, कि मतलब एप्लीकेशन के थ्रू करेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, रिक्रूटमेंट पॉलिसी मीन्स मैनेजर का बहाली कैसे करेगा, स्टाफ की बहाली कैसे करेगा। तो इससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, दैट इज द रिक्रूटमेंट पॉलिसी। दूसरा है रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जिसको वर्कर्स रिक्रूट करना है वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है, सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है,
वहाँ पे किस तरह का फैसिलिटी चलता है, मीन्स सेंट्रलाइजेशन है डिसीजन मेकिंग या डिसेंट्रलाइज है। उसके बाद मैनेजरियल फिलोसफी नीड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या चॉइसेस है। तो दिस इज द रिलेटेड विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डिफरेंट पॉलिसी, डिफरेंट मेरिट एंड डिमेरिट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तीसरा है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कहाँ से हम लोगों को लेके आएंगे, जिन मीन्स कहाँ से हम राइट पर्सन को सिलेक्ट करेंगे राइट पोस्ट के लिए। तो मेरा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, सबका अपना मेरिट और डिमेरिट होता है। उसमें से जो भी मेरे लिए बेहतर होता है उसके आधार पे हम वर्कर्स का रिक्रूटमेंट करते हैं। चौथा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, रिक्रूटमेंट का टेक्निक क्या होगा। मीन्स हम डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे पोटेंशियल कैंडिडेट को, या उनको जॉब के लिए एप्लीकेशन डालने बोलेंगे फिर उनको कॉल करेंगे। मीन्स डिफरेंट स्टेप्स, क्या रिक्रूटमेंट का मेथड होगा उसको हम लोग देखेंगे। पांचवा इवैल्यूएशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है, मीन्स प्रोग्राम करने का मतलब कि जो वर्कर्स को जॉब एप्लीकेशन के लिए स्टिमुलेट करने के साथ साथ पूरा लिस्ट बनाने तक एप्लीकेंट का जितना भी प्रोसेस है, ऑल दैट इज रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। तो उसको इवैल्यूएशन करेंगे कि मेरा जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है वो सही है कि नहीं, वहाँ पे जो कॉस्ट पर एप्लीकेंट है, हायरिंग रेशियो है, परफॉर्मेंस अप्राइजल है, टेन्योर ऑफ स्टे है। तो दिस आर द मिनिमम खर्च हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉनेटरी बर्डन ना हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो क्लासिफाइड एज दो तरह का फैक्टर होता है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर भी बिजनेस को अफेक्ट करता है और एक्सटर्नल फैक्टर भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। इंटरनल फैक्टर पहले देखते हैं। इंटरनल फैक्टर में आता है जैसे पहला वेजेस एंड सैलरी, ऑर्गेनाइजेशन का वेज और सैलरी पॉलिसी क्या है। कहने का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरी है वो फिक्स है, बढ़ेगा नहीं, या फ्लक्चुएटिंग है, या फिक्स्ड प्लस फ्लक्चुएटिंग है। जैसे आप देखते होंगे सेल्समैन का सैलरी कैसा होता है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है और प्लस नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के आधार पे कमीशन, मतलब फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेज एंड सैलरी पॉलिसी रिक्रूटमेंट इफेक्ट होता है। द एज कंपोजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, उस जहाँ पे जॉब का वैकेंसी आया हुआ रिक्रूटमेंट होना है, वहाँ पे वहाँ का एज ग्रुप क्या है, ये भी एक फैक्टर है जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को अफेक्ट करते हैं। प्रमोशन एंड रिटायरमेंट पॉलिसी, प्रमोशन का वहाँ क्या स्कीम है, रिटायरमेंट का क्या पॉलिसी है, तो ये भी फैक्टर है जो रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करता है। टर्नओवर रेट, टर्नओवर रेट मीन्स डिफरेंट टाइप, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इट इज रिलेटेड विद द टर्नओवर, लेबर टर्नओवर रेट या रेशियो। तो कितने वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं, कितने नए आते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जिसके आधार पर रिक्रूटमेंट इफेक्ट होता है। नेचर ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द काइंड ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड, तो किस तरह का ऑपरेशन, किस तरह का जॉब, किस तरह का काम है जिसके लिए हम वर्कर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं। तो दिस आर आल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द रिक्रूटमेंट। लेवल एंड सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशन इन क्वेश्चन, तो जो ऑपरेशन है, जो काम है, वो कैसा, किस लेवल का काम है, सालों भर काम चलने वाला है या सीजनल चलने वाला है। तो दिस आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट रिक्रूटमेंट। फ्यूचर एक्सपेंशन रिडक्शन प्रोग्राम, फ्यूचर में बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा, वो भी एक फैक्टर है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी क्या है कंपनी का,
तो ये भी एक फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट पॉलिसी को अफेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, कितने वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, रिक्रूटिंग एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ग्रोथ और एक्सपेंशन का प्लान क्या है बिजनेस का। तो ये सारा फैक्टर्स जो है इंटरनल फैक्टर है और जो बिजनेस में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। चलिए दूसरा फैक्टर देखते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर वैसा फैक्टर जो बिजनेस के बाहर होते हैं और वो बिजनेस में रिक्रूटमेंट पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। पहला, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ स्पेसिफिक स्किल इन द लेबर मार्केट। जैसे सपोज दैट कि आपको प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन पे आपको एक स्किल्ड लेबर चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन लेबर मार्केट में अगर स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहे हैं तो ये भी एक फैक्टर है आपका रिक्रूटमेंट पॉलिसी को अफेक्ट करने का। दूसरा है कंपनीज इमेज परसेप्शन ऑफ द जॉब सीकर्स अबाउट द कंपनी। तो कंपनी का इमेज जॉब सीकर्स के माइंड में कैसा है, जो लोग नौकरी खोज रहे हैं उनके माइंड में अगर उस कंपनी का इमेज अच्छा होगा देन इट इज गुड, अगर अच्छा नहीं होगा देन इट इज बैड। तो कंपनी इमेज परसेप्शन जो है ये भी रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करता है। तीसरा, एक्सटर्नल कल्चर फैक्टर। कल्चर फैक्टर मीन्स अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग प्लेस में अलग अलग कल्चर होते हैं। जैसे सपोज दैट आप वैसे जगह पे जॉब एप्लीकेशन खोज रहे हैं जहाँ पे वर्कर्स का नौकरी करना मना है, तो वहाँ पे आप वुमेन वर्कर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, आप चाह कर भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द फैक्टर्स। वहाँ पे मना है वुमेन वर्कर्स, वुमेन को काम करना, तो दैट इज द factors which affect the recruitment. Economic factor. Economic factor means जैसे आप किसी को रिक्रूट करते हैं लेबर मार्केट से, तो उनके माइंड में यानी जॉब सीकर के माइंड में ये होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गुड पे मास्टर है, मीन्स वो अच्छा पेमेंट करेगा। अदरवाइज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैन पावर सबमिटिंग इटसेल्फ फॉर रिक्रूटमेंट। तो जो अलाइड इश्यूज है कि आप अच्छा पेमेंट करेंगे, अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अच्छा इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे वर्कर्स को डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड होंगे, तो वैसे में वर्कर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट होगा। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों को पता है कि रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है, पेमेंट अच्छा नहीं करता है, वर्कर्स का डेवलपमेंट अच्छा नहीं करता है, तो दिस इज द इकोनॉमिक फैक्टर विच अफेक्ट रिक्रूटमेंट। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर भी है। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर मीन्स जैसे लीगल तौर पे देखा जाए, लीगल फैक्टर को देखें तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट बोला गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को काम करने के लिए एक ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए, 5 घंटा 8 घंटा काम करेगा, उसके आधार पे आप जो उसको सैलरी देंगे, तो दैट इज द लीगल फैक्टर। तो ऑर्गेनाइजेशन लीगल फैक्टर को अगर मानता है, अगर लीगल फैक्टर के अनुसार वो जो भी उसका रिक्रूटमेंट पॉलिसी है अकॉर्डिंग टू लीगल फैक्टर है, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल फैक्टर्स है, तो वैसे में एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस आसानी से होगा ऑर्गेनाइजेशन में। अदरवाइज इट अफेक्ट द रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो ये दो फैक्टर्स थे, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, जो रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का सोर्सेज। तो जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड में भी देखा कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, देयर आर 2 टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, वन इज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड अदर वन इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट।
आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्लान जब फाइनल हो जाता है, जहाँ पे हमको नंबर एंड टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट का पता चल जाता है कि कितने लोगों का बहाली करना है, किस तरह के लोगों का बहाली करना है, ये अगर हमको पता चल जाता है, देन दे मस्ट बी अट्रैक्टेड टू ऑफर देमसेल्फ फॉर कंसिडरेशन टू देयर एम्प्लॉयमेंट। तो हम ऐसा रिक्रूटमेंट करते हैं, ऐसा हम पॉलिसी अपनाते हैं जिससे जो इस जॉब सीकर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन दे। तो सोर्सेज, देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है it would be desirable to utilize internal sources before going outside to attract candidate। कैंडिडेट को बाहर से लाने के बजाय पहले हम अपने अंदर के जो वर्कर्स हैं उनके बेस से वैकेंट सीट को भरने का कोशिश करेंगे। अगर वैकेंट सीट इंटरनल सोर्सेज से नहीं भरता है, देन आफ्टर आउटसाइड जाएंगे टू अट्रैक्ट द कैंडिडेट। योडर और अदर्स के द्वारा सजेस्ट किया गया टू कैटेगरीज ऑफ इंटरनल सोर्सेज। रिव्यू ऑफ पर्सनल प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है उनका रिव्यू कीजिए, और दूसरा है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट बाय एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज के द्वारा अगर कोई कैंडिडेट नॉमिनेट किया जाता है तो उसको उस पोस्ट पे रिक्रूट कीजिए। तो रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू करने पे क्या होगा, प्रमोशन होगा। अच्छा वर्कर्स है तो प्रमोशन करके सीट फिल कर दीजिए, ट्रांसफर करके सीट फिल कर दीजिए। डिमोशन, खराब है वर्कर्स, डिमोशन करके सीट फिल कर दीजिए। नॉमिनेशन, कोई वर्कर्स बोलता है कि ये वर्कर अच्छा है, ये उस काम के लिए बेहतर होगा, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू द नॉमिनेशन ऑफ एम्प्लॉय आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो दैट इज द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। Effective utilization of internal sources necessitate an understanding of their skills and information regarding relationship of job। तो जैसा जॉब होगा उसी आधार पे इंटरनल सोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। This will provide possibilities of horizontal and vertical transfer within the enterprises, eliminating simultaneous attempt to lay off employees in one department and recruit the employee with similar qualification for another department in the organization। तो ले ऑफ एक इम्पॉर्टेंट हम लोग देखे थे, ले ऑफ जो है इंटरनल सोर्सेज है। Promotion and transfer within the plant where an employee is best suitable, improve the morale along with solving recruitment problem। तो promotion transfer से हम सीट फिल कर सकते हैं। These measures can be taken effectively if the company has established job families through job analysis program, combining together similar jobs demanding similar employees characteristics। तो अगर सिमिलर एम्प्लॉय का कैरेक्टरिस्टिक्स है और जॉब भी सिमिलर है तो ऐसे में हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। अगेन एम्प्लॉयज कैन बी रिक्वेस्टेड टू सजेस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। मीन्स एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि ऐसा कैंडिडेट को सजेस्ट करे जो मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हो, means जो most effective candidate हो। Sometimes employers are given prize for recommending a candidate who has been recruited, despite of the usefulness of this system in form of the loyalty and its wide practices. It has been pointed out that it gives rise to clique poison, difficulty to management। तो इसमें बहुत सारा मेरिट है, लेकिन मेरिट होने के साथ साथ इसमें कुछ डिफिकल्टीज भी है, मैनेजमेंट की चुनौती भी है कि आप प्रमोशन करके सीट भर देंगे, ट्रांसफर करके सीट भर देंगे, ले ऑफ करके सीट भर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि यंग जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएंगे। देयरफॉर बिफोर यूटिलाइजिंग दिस सिस्टम, attempts should be made to determine through research whether or not
employees thus recruited are effective on particular job. Usually, internal sources can be used effectively if the number of vacancies are not very large, adequate employees records are maintained, job do not demand originality lacking in the internal source, and employees have prepared themselves for the promotion. तो कहने का मतलब है कि इंटरनल सोर्सेज वहीं पे इफेक्टिवली यूज हो सकता है जहाँ पे वैकेंसी जो है वो कम है, नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट कम है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो अपने आप को प्रमोशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वैसे केसेस में इंटरनल रिक्रूटमेंट या इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं मेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट का कुछ मेरिट्स है और कुछ डिमेरिट्स भी है। तो पहले मेरिट्स देखते हैं फिर डिमेरिट्स देखते हैं। The following are the merits of internal sources of recruitment. Now, number one, it creates a sense of security among the employees. एम्प्लॉय के अंदर में एक सिक्योरिटी की भावना आती है कि अब नौकरी हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे, हमको निकाल के नया वैकेंसी फिलअप नहीं किया जाएगा। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी होगा, व्हेन दे आर एश्योर्ड दैट दे वुड बी प्रीफर्ड इन फिलिंग ऑफ वैकेंसी, अगर कोई वैकेंसी आता है तो आपको प्रमोट करके उसको भरा जाएगा। दूसरा, इट इम्प्रूव द मोरल ऑफ एम्प्लॉय हाईली मोरालिटी उनके अंदर आता है, बिकॉज दे आर एश्योर्ड ऑफ द फैक्ट दैट दे वुड बी प्रीफर्ड ओवर आउटसाइडर व्हेन वैकेंसी होड। जब वैकेंसी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसके कारण से एम्प्लॉय का मोरल जो होता है वो हाई होता है। तीसरा है, इट प्रोमोट्स लॉयल्टी एंड कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय जो है वो लॉयल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और हाईली कमिटेड होते हैं, बिकॉज ड्यू टू सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटीज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। जॉब सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटी जब भी डेवलपमेंट की बात होगी तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। द एम्प्लॉयर इज इन ए बेटर पोजिशन टू इवैल्यूएट दोज प्रेजेंटली एम्प्लॉय देन आउटसाइडर कैंडिडेट। बाहर से कोई व्यक्ति जॉब में रखे और अंदर का व्यक्ति को जॉब में रखे, दोनों में क्या है, हम आसानी से अंदर के व्यक्ति को इवैल्यूएट कर सकते हैं, बाहर के व्यक्ति को इवैल्यूएट करने में समय लगता है। This is because the company maintains record of progress, experience and service of its employee. तो एम्प्लॉय के बारे में वो बहुत दिनों से जान रहा है, जिसके आधार पर वो आसानी से इवैल्यूएट कर सकता है इन कंपैरिजन विद आउटसाइड कैंडिडेट। Time and cost of training will be low because employee remains familiar with the organization and its policy. तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने में समय नहीं लगता है, ट्रेनिंग कराने का खर्चा नहीं लगता है, या लगता भी है तो मिनिमम लगता है, क्योंकि वर्कर्स जो होते हैं वो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और वहाँ के पॉलिसी के बारे में फैमिलियर होते हैं, उनको पता होता है, जिसके कारण से वो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग नहीं लगता है या मिनिमम लगता है। रिलेशन विथ ट्रेड यूनियन रिमेन गुड, लेबर टर्नओवर इज रिड्यूस। लेबर टर्नओवर रेशियो कम होगा बिकॉज सबको प्रमोशन मिलके जॉब सिक्योरिटी है, जॉब एडवांसमेंट है, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ से छोड़ करके नहीं जाना चाहेगा। तो लेबर टर्नओवर रेशियो कम होगा और लेबर टर्नओवर कम होगा तो ट्रेड यूनियन रिमेन गुड। ट्रेड यूनियन जो होगा वो उनके साथ रिलेशन अच्छा डेवलप होगा। As the person in the employment of the company are fully aware of and well acquainted with its policy and known its operating procedure, they require little training and chances are that they would stay longer in the employment of the organization than a new outsider would. तो यहाँ पे चांसेस ये बनता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में है अगर उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सिक्योरिटी और जॉब एडवांसमेंट में उसको प्रेफरेंस दें, तो वैसे में क्या होगा कि ये चांसेस बना हुआ रहेगा कि वह व्यक्ति बिजनेस में लंबे समय तक काम करेगा इन कंपैरिजन विद द आउटसाइड वर्कर्स।
सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इंकरेज करता है अमंग द एम्प्लॉयज। इट इंकरेज गुड इंडिविजुअल हु आर एम्बिशियस, जो एम्बिशियस है उसको भी इंकरेज करता है। इट encourage स्टेबिलिटी फ्रॉम कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू करने में, स्टेबल रहने में वो इंकरेज करता है। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ट्रेनिंग डिवाइस फॉर द डेवलपिंग मिडिल एंड टॉप लेवल मैनेजर्स। तो ये एक तरह का ट्रेनिंग डिवाइस है इंटरनल रिक्रूटमेंट। डिमेरिट्स देखें तो डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज, इतना सारा मेरिट होने के बावजूद भी दिस सिस्टम सफर फ्रॉम सर्टेन डिफेक्ट। नंबर 1, देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल सोर्सेज में ड्राई अप एंड इट मे बी डिफिकल्ट टू फाइंड रिक्विजिट पर्सनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा हो सकता है कि जब हम किसी पोस्ट के लिए, वैकेंट पोस्ट के लिए इंटरनल सोर्सेज का रिक्रूटमेंट का के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पे वर्कर्स नहीं मिल सकते हैं, ड्राई अप हो सकते हैं, क्योंकि हम सबको प्रमोट कर चुके हैं। तो कोई जूनियर होगा तभी तो वो हायर पोजीशन पे जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है। इट ऑफन लीड्स टू इनब्रीडिंग और डिस्करेज न्यू ब्लड फ्रॉम एंटरिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आने से, नया न्यू जनरेशन को ऑर्गेनाइजेशन में आने से ये डिस्करेज करता है। तो ये इनब्रीडिंग सिचुएशन को लीड करता है। एज ए प्रमोशन इज बेस्ड ऑन सीनियरिटी, द डेंजर इज दैट it really capable hands are not be chosen. The likes and dislikes of management may also play an important role in the selection of person. तो यहाँ पे ये चांसेस हो सकता है, बायसनेस का चांसेस हो सकता है, भेदभाव हो सकता है कि मैनेजमेंट किसको पसंद कर रहा है तो उसको प्रमोशन दे दिया, जिसको पसंद नहीं कर रहा है उसको प्रमोशन नहीं किया। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंटरनल रिक्रूटमेंट में हो सकता है। Since the learner does not know more than the lecture, no innovation worth the name can be made. Therefore, on job which requires original thinking, this practice is not followed. तो जहाँ पे नए मेथड का इस्तेमाल करना है, जैसे एडवर्टाइजिंग, स्टाइल, डिजाइनिंग, बेसिक रिसर्च, तो ये चीज़ें वहाँ पे फॉलो अप नहीं होगा बिकॉज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे तो एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। और एक है दिस सोर्सेज इज यूज्ड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन बट ए सरप्राइजिंगली लार्ज नंबर इग्नोर दिस सोर्सेज स्पेशली फॉर मिडिल मैनेजमेंट जॉब। तो इस तरह का इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो है बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन करता है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको इग्नोर भी करते हैं, स्पेशली जब मिडिल मैनेजमेंट की जॉब का रिक्रूटमेंट करना हो तो। ओके, चलिए आगे देखें। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। External sources, according to DeSanzo and Robbins, occasionally it may be necessary to bring in some new blood to broaden the present idea, knowledge and enthusiasm. ऑर्गेनाइजेशन का आइडियाज, नॉलेज और एंथुसियाज्म को इंक्रीज करने के लिए न्यू ब्लड जो ऑर्गेनाइजेशन में लाने का तरीका है, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। Thus, all organizations have to depend on external sources of recruitment. Among these sources are included, number 1, employment agency. Employment agency का मतलब होता है वैसा एजेंसी जिसको हम लोग प्लेसमेंट एजेंसी भी बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जहाँ पे आप जाते हैं, आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जहाँ से आपको आपके लायक कोई अगर बहाली आता है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, आपको कॉल किया जाता है और आप जा करके जॉब ज्वाइन करते हैं। दूसरा है एजुकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट वैसा जैसे सपोज दैट हमको मैनेजर्स चाहिए, MBA क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो हम
गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले जाएंगे जहाँ पे एमबीए की पढ़ाई होती है, वहां से डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट कर सकते हैं। हमको आईआईटी इंजीनियर चाहिए, जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है वहां से कैंपस प्लेसमेंट कर लेंगे। तो दीज आर द टेक्निक सोर्सेज, एजुकेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट कर सकते हैं। तीसरा है कैजुअल लेबर और एप्लीकेंट्स एट द गेट और नेल एप्लीकेंट। इनका मतलब ये होता है कि कैजुअल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी जैसे डेली बेसिस वर्कर्स आते हैं, काम करते हैं, तो उन्हीं में से जो अच्छा लगा उसको प्लेस कर दिए अगर वैकेंट पोस्ट है तो। गेट पे भी कभी कभी हम लोग एम्प्लॉयमेंट नोटिस देते हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस गेट पे भी रहता है, अगर जो इंटरेस्टेड है वो अपना बायोडाटा वहां पे डाल देते हैं, तो दैट इज एप्लीकेंट एट द गेट। नेल एप्लीकेंट इज द सेम which comes directly with certain information ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वैकेंट पोस्ट पता चला और आप डायरेक्टली जाकर के उस पोस्ट के लिए, वैकेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशन देते हैं, यानी कि आपको ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के किसी लोगों से पता चलता है कि यहाँ पे एक सीट खाली है, तो ऑर्गेनाइजेशन आप गए, आप वहां पे एप्लीकेंट, दैट इज नेल एप्लीकेंट, तो उसके आधार पे आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, या दैट इज द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर? एडवांटेजेस क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का, तो उसको देखिए। पहला, इट हेल्प्स टू ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज। यहाँ पे हम लोग न्यू ब्लड को लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो नया आदमी आएगा तो नया आइडिया भी लाएगा, बेटर टेक्निक भी लाएगा और इम्प्रूव्ड मेथड भी लाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफाई ग्रो करेगा। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय विल बी मिनिमाइज्ड बिकॉज कैंडिडेट्स सिलेक्टेड इन दिस मेथड विल बी प्लेस्ड इन मिनिमम पे स्केल। तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जब हम एम्प्लॉय को लाते हैं तो कम सैलरी देते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, लेकिन इंटरनल में क्या है, पहले उसको इतना मिल रहा था, अब जो प्रमोशन करेंगे तो ज्यादा देना होगा, तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में कम से कम होता है। द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विल ऑल्सो ब्रॉडन देयर पर्सनैलिटी। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो अपना पर्सनालिटी को, अपना नॉलेज को इंक्रीज करते हैं ताकि वो भी रिक्रूट हो सके, कंपैरिजन वो भी न्यू जो ब्लड है उनके साथ मैच कर सके अपने आप को। द एंट्री ऑफ क्वालिटेटिव पर्सन्स फ्रॉम आउटसाइड विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन। अगर बाहर से हम व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा लॉन्ग रन में। The suitable candidate with skill, talent, knowledge are available for external sources. तो external sources से हमको स्किल, टैलेंट, नॉलेज वाला व्यक्ति भी मिल जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेरिट है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट का। The entry of new person with varied expansion and talent will help in organization इन ह्यूमन रिसोर्स मिक्स। तो पहले से जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स है, ओल्ड पर्सन्स और जो नए पर्सन्स आए, तो नया पर्सन जो आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास टैलेंट होगा, वेराइड एक्सपेंशन होगा, जिसके आधार पे वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे। तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। Besides these advantages, there are several disadvantages of external sources, such as orientation and training are required, as the employee remain unfamiliar with the organization. It is more expensive and time consuming. यानी कि जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे एक्सटर्नल सोर्सेज से, वो नए होंगे तो उनका ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग कराना जरूरी होगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर नहीं होंगे। तो ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन हम कराएंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और एक्सपेंसिव भी होगा, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। दूसरा है डिटेल स्क्रीनिंग इज नेसेसरी एज वेरी लिटिल नो अबाउट द कैंडिडेट।
यहाँ पे रिक्रूटमेंट जब करते हैं तो एम्प्लॉयर जो होता है वो जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता है, तो इसलिए यहाँ पे डिटेल स्क्रीनिंग किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के बारे में जान सकें. If a new entrant failed to adjust himself to the working in the organization, it means at more expenditure on looking for his replacement. अगर कोई नया व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है और वो एडजस्ट नहीं कर पाता है तो ऑब्वियस है वो नौकरी छोड़ के जाएगा, तो ये एक तरह का और खर्चा को बढ़ाता है, फिर से उसके बदले में कोई और नौकरी के लिए लाना है तो फिर से खर्चा होगा. मोटिवेशन, मोरल एंड लॉयल्टी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ्स आर अफेक्टेड. जो पहले से स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन में उनका मोरल, मोटिवेशन, लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो होगा वो अफेक्टेड होगा, क्योंकि उनको पता है कि जो हायर लेवल जॉब है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से ही बढ़ा जाएगा. तो वैसे केसेस में दे विल नॉट परफॉर्म their optimum utilization for the organization. तो demoralization among the existing employees होगा because of external sources of recruitment. ओके, चलिए आगे देखते हैं. मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मेथड क्या क्या है? मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. मीन्स जो रिक्रूटमेंट का सोर्सेज है उसका डिफरेंट फॉर्म्स जो है दैट इज मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट. सोर्सेज आर द लोकेशन वेयर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज आर अवेलेबल. सोर्सेज मतलब वैसा प्लेस जहां से हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को लेके आ सकते हैं. ऑन द अदर हैंड मेथड्स आर वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग लिंक विथ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज. तो जो एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में लाना है उनके बीच में जो हम लिंक एस्टैब्लिश करते हैं दैट इज मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट. वेरियस मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज मे बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. पहला है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो रिक्रूटर होता है वो डायरेक्ट एजुकेशनल या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जाता है, एम्प्लॉय से कांटेक्ट करता है और डायरेक्टली वहां से वर्कर्स को अपॉइंट कर लेता है और अपने वैकेंट पोस्ट को फिलअप कर लेता है, यानी कैंपस प्लेसमेंट जिस तरह से हम लोग करते हैं दैट इज डायरेक्ट मेथड. दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं, जर्नल, रेडियो, टेलीविजन, इस सब जगह में हम एडवर्टीजमेंट देते हैं और एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद लोग ऑर्गेनाइजेशन के वैकेंट पोस्ट के बिहाफ में एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं, देन दैट इज इनडायरेक्ट मेथड. तीसरा है थर्ड पार्टी मेथड. थर्ड पार्टी मेथड मतलब हम एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमको इस तरह का जॉब चाहिए, आपके पास एप्लीकेंट है, तो हाँ वहाँ से हम ले लिए. एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, प्लेसमेंट एजेंसी, तो इस सब जगहों से जगह हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जहाँ से हम थर्ड पार्टी से मिलते हैं और वहाँ से प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय या इफिशिएंट वर्कर्स या राइट पर्सन का चूज करते हैं, देन इट इज थर्ड पार्टी मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट. क्लियर है? चलिए आते हैं. फिलोसफीज ऑफ रिक्रूटमेंट. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर. तो रिक्रूटमेंट में क्या फिलॉसफी होना चाहिए, तो बेसिकली दो फिलॉसफी को हम लोग रिक्रूटमेंट में फॉलो करते हैं. पहला है ट्रेडिशनल फिलॉसफी. ट्रेडिशनल फिलॉसफी का मतलब होता है द ट्रेडिशनल फिलॉसफी इज टू गेट एज मेनी एज पॉसिबल टू अप्लाई फॉर द जॉब. As a result of this, large number of job seekers apply for the job, which makes the final selection procedure difficult and can often result in selecting wrong candidate. Wrong selection can in turn lead to employees' dissatisfaction and turnover in long run. तो ट्रेडिशनल फिलोसफी क्या है कि रिक्रूटमेंट में हम स्टिमुलेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन मेरे यहाँ जॉब सीकर्स का आए.
तो जॉब सीकर्स ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन देंगे, तो ज़्यादा एप्लीकेशन होने से जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो कठिन हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग रॉन्ग कैंडिडेट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, जो बिजनेस के लिए लॉन्ग रन में नुकसानदायक होता है। दूसरा पॉलिसी है रियलिस्टिक पॉलिसी। रियलिस्टिक पॉलिसी क्या है? In a realistic policy, the need of the organization are matched with the need of the applicants, which enhance the effectiveness of the recruitment process. In a realistic approach, the employees who are recruited will stay in the organization for a longer period of time and will perform at higher level of effectiveness. तो रियलिस्टिक अप्रोच क्या है? तो रियलिस्टिक अप्रोच है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट है उसके लिए जो वर्कर्स चाहिए उसका एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए वो सेम मैच होना चाहिए। इससे क्या होगा? रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफेक्टिव होगा, मैं सही कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे और मेरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आसान हो जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो आसान हो जाएगा, और यहाँ पे जो वर्कर्स आएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रहेंगे और अपना हायर इफेक्टिवनेस अप्लाई करके जाएंगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, हमको एक अकाउंटेंट की जॉब के लिए एक अकाउंटेंट चाहिए, तो हम एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, तो दो फिलॉसफी है, ट्रेडिशनल और रियलिस्टिक। तो हम बोले ऑल बीकॉम स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, तो दैट इज ट्रेडिशनल, ज्यादा लोग आएंगे। अब हम बोले बीकॉम विथ अकाउंट ऑनर्स कैन ओनली अप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो गया? रियलिस्टिक फिलॉसफी। तो बीकॉम वाले सारे अकाउंटेंट बन सकते हैं, अकाउंट ऑनर्स वाले भी अकाउंट बन सकते हैं। वहां पे और भी कर दिए बीकॉम विथ सीए इंटर कैन अप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या किए? करेक्ट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए और जो एप्लीकेंट्स को चाहिए दोनों को मैच जब करेंगे तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्रूटमेंट होगा वो आसान होगा, और जो वर्कर्स रिक्रूट किया जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रहेगा और हायर लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस के साथ वो अपना वर्क परफॉर्म करेगा। क्लियर है? तो ये लेक्चर था रिक्रूटमेंट के बारे में। आई होप दिस लेक्चर highly benefited to the student of MCOM and MBA. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.